सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। इस वीडियो में मैं पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। इससे पूर्व भी हमने विद्यापति के संदर्भ में चर्चा की थी। आप सभी जानते हैं कि विद्यापति 14वीं शताब्दी के प्रसिद्ध मैथिली कवि हैं और विद्यापति की जो पदावली है वो बहुत ही लोकप्रिय काव्य है और उसके ही पद, विद्यापति पदावली के पद ही हमारे जो पाठ्य पुस्तक है उसमें संकलित हैं। तो विद्यापति के संदर्भ में हमारी परीक्षाओं में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर हमने चर्चा की थी कि विद्यापति की काव्यगत विशेषताएं क्या हैं, या उनका काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालिए या निबंध लिखिए, इस पर हमने पूर्व में भी चर्चा की है। तो विद्यापति की काव्यगत विशेषताओं में भाव पक्ष और कला पक्ष पर चर्चा की जाती है। तो भाव पक्ष पर हमने इससे पूर्व वीडियो में चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे कि विद्यापति का जो कला पक्ष है, जो शिल्प सौंदर्य है या कला पक्ष है या अभिव्यक्ति पक्ष है, उसमें किन किन बिंदुओं को लिया जाता है और बिंदुवार इसको समझने का हम प्रयास करेंगे। ये देखिए, कला पक्ष, विद्यापति की काव्यगत विशेषताओं का कला पक्ष या शिल्प सौंदर्य। सर्वप्रथम हम कला पक्ष में भाषा की बात करते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि विद्यापति ने अपनी पदावली की रचना मैथिली भाषा में की है, जो उनकी लोक भाषा थी। विद्यापति की पदावली में मैथिली भाषा के अतिरिक्त संस्कृत, भोजपुरी, अपभ्रंश, अवधी और पूर्वी हिंदी के शब्दों का प्रयोग भी यदाकदा हुआ है, किंतु भाषा का मूल रूप और भाव विद्यापति पदावली का मैथिली ही है। विद्यापति के काव्य में लोकोक्ति और मुहावरों का भी प्रयोग प्रचुर मात्रा में हुआ है और उनके काव्य में जैसे कुछ उदाहरण देखिए लोकोक्ति और मुहावरों के। जनी उजड़ल लंका, अर्थात जैसे लंका उजड़ गई हो। इसी प्रकार अवसर बहला रहे पछताव, अवसर बहला रहे पछताव, अर्थात अवसर चूकने पर पछताना पड़ता है। तो इस प्रकार अनेक लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग भी विद्यापति के काव्य में हमें देखने को मिलता है। अब देखिए अलंकार योजना। जो अलंकार योजना है उसमें अनेक अलंकारों का प्रयोग उनके काव्य में या उनकी पदावली में हमें देखने को मिलता है, जिसमें अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, उपमा, रूपक अलंकारों का विशेष रूप से नाम लिया जा सकता है। तो कुछ उदाहरण देखिए हमने यहाँ देने का प्रयास किया। रूपक अलंकार का एक उदाहरण है कि निज पानी पल्लव मूंदी लोचन धरनी पड़ असंभार रे, निज पानी पल्लव। तो पानी पल्लव में, तो पानी पल्लव में यहाँ रूपक अलंकार है। इसी प्रकार अनुप्रास अलंकार का उदाहरण देखिए। नील नीरज नयन सै सखी, नील नीरज नयन सै सखी डरई नीर अपार रे। तो इसमें वर्णों की बार बार आवर्ती होने से अनुप्रास अलंकार हमें यहाँ दिखाई देता है। तो ऐसे बहुत सारे अलंकार उनकी पदावली में हमें देखने को मिलते हैं। अब हम उनके शिल्प सौंदर्य के जो तीसरा बिंदु है, प्रतीकात्मकता एवं बिंब योजना। तो प्रतीकात्मकता अर्थात एवं बिंब योजना। तो विद्यापति ने अपने काव्य में विविध भावों के निरूपण के लिए विविध प्रतीकों का प्रयोग किया है। विद्यापति ने प्रेम को लता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है। प्रेम को लता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है। पानी, दूध, रत्न जैसे शब्द भी प्रतीक रूपों में प्रयुक्त हुए हैं। तो इस प्रकार अनेक प्रतीकों का प्रयोग देश काल और परिस्थितियों के हिसाब से विद्यापति ने अपनी पदावली में किया है। और इसी प्रकार जो बिंब योजना है, तो बिंब योजना में भी विद्यापति के काव्य में बिंब विधान भी देखने को हमें मिल जाता है। विद्यापति में सौंदर्य के कई बिंबों का सृजन किया है। चांदनी रात के सौंदर्य का बिंब यहाँ देखिए द्रष्टव्य है कि जुड़ी रैनी चकमक कर चानन, जुड़ी रैनी चकमक कर चानन एहन समय नहीं आन। तो यहाँ चकमक कर चानन अर्थात यहाँ जो चांदनी रात के सौंदर्य का जो बिंब है, ये बहुत ही जो उभारा है वो बहुत द्रष्टव्य है, ये हमें देखने को यहाँ मिलता है। इसी प्रकार जो आगे जो बिंदु है संगीतात्मकता। तो विद्यापति की जो पदावली है
तो संगीतात्मकता, तो संगीत तत्व उनकी पदावली में हमें देखने को मिलता है। संगीतात्मकता को विद्यापति के काव्य का प्राण भी माना जाता है, और उनके पद चूंकि गेय हैं, जिनमें गीति तत्व के साथ साथ भाव, लय और अनुभूति का अच्छा समन्वय हमें देखने को मिलता है। गेयता के कारण ही विद्यापति के पद आज भी विस्तृत पूर्वी हिंदी क्षेत्र में गाए जाते हैं और अत्यधिक लोकप्रिय है। एक गेयता का या संगीतात्मकता का एक सुंदर पद देखिए, नीचे हम यहाँ देखते हैं कि कुंज भवन में चली भेली है, कुंज भवन से चली भेली है, रोकल गिरधारी, एकई नगर बसु माधव है, जनु कर बटमारी, छाड़ कन्हैया मोर आंचर है, फाटत नवसारी। तो यहाँ इस पद में जो गेय तत्व है वो प्रधान है, संगीतात्मकता का यहाँ पुट हमें देखने को मिलता है। तो शिल्प सौंदर्य में गेयता, संगीतात्मकता, गीति तत्व इनके काव्य में हमें सर्वत्र देखने को मिलता है। तो इस प्रकार संक्षेप में कहा जा सकता है कि विद्यापति अनुभूति के कवि हैं, भाव के कवि हैं। उनके काव्य में श्रृंगार, प्रेम, मिलन, विरह, भक्ति आदि के चित्रण अनुभूति पक्ष की सफलता के परिचायक हैं। अतः स्पष्ट है कि उनका भाव पक्ष जितना सशक्त है उतना ही कला पक्ष अर्थात अभिव्यक्ति पक्ष भी सशक्त है। विद्यापति लोक भाषा के पारखी थे, इसीलिए उन्होंने लोक भाषा मैथिली में अपने काव्य का सर्जन किया। इस प्रकार हम जो काव्यगत विशेषताएं हैं उनमें भाव पक्ष और कला पक्ष को समाहित करते हैं। धन्यवाद।